जोहार। इस वीडियो लेक्चर में हम रीतिकालीन काव्य की विशेषताओं पर बातचीत करेंगे। इससे पहले हमने रीतिकाल का नामकरण और रीतिकालीन विभिन्न काव्य धाराओं पर बातचीत की है। तो ये रीतिकाल का जो नाम पड़ा, हम ये जानते हैं कि रीतिकाल का नाम जो है वह रीति की प्रवृत्ति की प्रमुखता की वजह से रीतिकाल नाम पड़ा। तो निश्चित रूप से उसके विशेषताएं भी कुछ रीति से ही संबंधित होंगी, यानी रीति की पद्धति पर जो रचनाएं की गई वो रीतिकाल में, उस वजह से रीतिकाल का नाम जो है रीतिकाल पड़ा, या इसको और कहा जाए उत्तर मध्यकाल का नाम रीति की प्रवृत्ति की वजह से रीतिकाल पड़ा। उसमें प्रमुख थे, हमने ये नामकरण में ये चर्चा कर ली है। तो हम अब ये देखेंगे कि इस काल की जो प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ थी वो कौन कौन सी थी। पहली जो है काव्य प्रवृत्ति जो थी वो है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। हम ये जानते हैं कि इस काल में जो कवि थे वो आचार्य होने का भी दायित्व निभाने की कोशिश कर रहे थे और कवि होने की भी, यानी ये इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ रीति लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया गया। इसमें बताया गया कि कौन सी कविता को कैसा होना चाहिए, उसमें उसके कौन से लक्षण जो हैं सबसे प्रमुख हैं, या कविता के जो विभिन्न काव्यांग हैं वो कैसे उसको समाहित करना है कविता के अंतर्गत, तभी वो कविता श्रेष्ठ होगी। तो इन कवियों ने, जो संस्कृत के ग्रंथकार थे, आचार्य थे, उन्हीं का अनुकरण करते हुए अपने लक्षण ग्रंथों अथवा रीति ग्रंथों का निर्माण किया। यद्यपि रीति निरूपण में इन कवियों को विशेष सफलता नहीं मिली। हमने पिछले क्लास में भी ये जिक्र किया था कि रामचंद्र शुक्ल जो है इन्हें कवि ही मानते हैं, आचार्य की कोटि में नहीं रखते। वो कहते हैं कि मतलब इनको आचार्य की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इन्होंने जो ऋतु निरूपण करने की कोशिश की है वो संस्कृत काव्य शास्त्र की नकल ही है। हाँ, कवि एक, वो कहते हैं कि वो कवि हृदय मिला था, इसमें कई निपुण कवि थे। तो कहते हैं मतलब प्रकारांतर से वो ये उनके आचार्य होने की बात को या उनके आचार्यत्व को खारिज करते हैं। लेकिन कई कवियों ने बहुत सारे कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे, इसलिए आप देखेंगे कि रीतिबद्ध जो कवि हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। रीति सिद्ध सिर्फ बिहारी दिखाई पड़ते हैं, या और भी होंगे जो मुझे नहीं पता है, पर प्रमुख कवि तो वही हैं। पर रीतिबद्ध और रीतिमुक्त जो हैं कुछ कवि दिखाई पड़ते हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो लोग हैं, वो सारे जो लोग हैं वो रीतिबद्ध हैं। रीतिबद्ध कवि वो हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। तो और इसी वजह से उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी, रीति ग्रंथों की सबसे ज़्यादा रचनाएं हो रही थी। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है श्रृंगार चित्रण। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहने की वकालत की थी, या सुझाव दिया था, या वो कहते हैं कि ये काल जो श्रृंगार काल है। और ऐसा ही रामचंद्र शुक्ल कहते हैं अगर रस की ही विशेषता पर माना जाए तो ये इसको श्रृंगार काल कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस काल में सबसे जिस रस की जो प्रधानता रही है वो श्रृंगार रस की रही है। जो दूसरे जो रस हैं वो इस काल में उस तरह से मतलब चित्रित नहीं हुए हैं, उन कविताओं के विषय नहीं बन पाए हैं। और इस काल की कविता में जो है नारी जो है वो पुरुष के रति भाव का आलंबन बनकर रह गई है। हम ये जानते हैं कि किस तरह से जो एक पुरुषवादी दृष्टि से स्त्री चित्रण इस काल के कविताओं में दिखाई पड़ती है। राधा कृष्ण के प्रेम के नाम पर भी ये मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा श्रृंगारिक रचनाएं की गई, कुछ बहुत श्रेष्ठ कविताएं लिखी। तो ऐसे कई बिहारी के यहाँ दिखाई पड़ती हैं कुछ कविताएं। और इसी वजह से भिखारी दास ने कह दिया था कि आगे की कवि रीझी हों तो कविताई, ना ही तो राधा कन्हई सुमिरन को बहानो है। कि अगर आगे के कवि रीझ गए तो ठीक है, इसको कविता मानेंगे, और नहीं तो चलो राधा सुमिर और कन्हई को हम तो याद कर ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं था कि हर कविता में राधा कृष्ण को अतिशय श्रृंगारिक रूप में चित्रित किया गया, पर ज़्यादातर कविताओं में ऐसा हुआ है कि कवियों ने राधा और कृष्ण के माध्यम से उनका बहुत ज़्यादा श्रृंगारिक चित्रण कर दिया है, जो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। तो
संयोग श्रृंगार के समय में माना गया है कि ज़्यादातर रीतिकालीन जो कवि थे वो बहुत संयमित थे, पर वियोग श्रृंगार में ये जो लोग थे बहुत ऊहात्मक, बहुत चमत्कारिक, अतिशय प्रियता इनकी दिखाई पड़ती है। और ऊहात्मक और अतिशयोक्ति से पूर्ण जो वर्णन है वो इनका रीतिकाल वियोग श्रृंगार में दिखाई पड़ता है कि नायिका जो है वो अपने नायक के विरह में इतनी दुबली हो गई है कि वो सांस लेती है तो 10 किलोमीटर पीछे चली जाती है और सांस छोड़ती है तो 10 किलोमीटर आगे चली जाती है। ये ऊहात्मक वर्णन है, मतलब इसमें कहीं से भी सच्चाई नहीं है, तो ये अजीब सा वर्णन हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे कवि या पूरी कविताओं को इस आधार पर आप रीतिकाल की सारी कविताओं को खारिज ही कर दें। जैसे बिहारी के इस दोहे को देखिए कि जिसमें वो कहते हैं कि कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात। 7 जो चेष्टाएं हैं और 7 भाव हैं यहाँ पर। कहत नटत, कहती है, जो नायक कहता है नायिका मना कर देती है। रिझत यानी फिर से कोशिश करता है। खिझत, खिंच जाती है, गुस्सा करती है। मिलत, फिर आँखों से मिलती है, हंसती है। खिलत, मुस्कुराती है और शर्मा जाती है। मतलब नायक के प्रस्ताव को या नायक की बात को उसने मान लिया है। तो कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। अब ये पूरे भवन जो है घर भरा हुआ है सब लोगों से, और वहाँ पर नायक और नायिका जो है वो सिर्फ आँखों ही आँखों में बात कर लेते हैं। ये भी एक तरह का श्रृंगार है। ना अश्लीलता है, ना चमत्कार प्रियता है, ना अतिशयोक्ति है। ये बहुत बार जीवना अनुभव के करीब है, जीवन के अनुभवों के करीब है। तो ये भी एक तरह का श्रृंगार है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का है उतना किसी और का नहीं है। तीसरी खासियत रीतिकालीन काव्य की जो है वो है राज प्रशस्ति। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे, इसलिए इन आश्रय दाताओं का गुणगान करना इनकी एक तरह से मतलब कविताओं में शामिल था कि आप राजा के दरबार में बैठे हैं और वो राजतंत्र था और राजा की प्रशंसा नहीं करेंगे, या नहीं हो सकता था। तो लेकिन और परिणाम स्वरूप इन कवियों ने अपने काव्य में आश्रयदाताओं की प्रशंसा जो है अतिशोक्तिपूर्ण ढंग से की है। मतलब खूब उनको वीर दिखाया है। उनकी जितनी प्रशंसा हो सकती है उन्होंने इसमें किया है। लेकिन भूषण जैसे भी कवि थे जो वीर रस की कविताओं को, जिनकी वीर रस की कविताओं को अभी भी याद किया जाता है, और जो उन्होंने रामचंद्र छत्रसाल और शिवाजी के बारे में उन्होंने लिखा, अपने राजाओं के बारे में। तो रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के बारे में लिखते हुए कहा कि आप भूषण ने जो छत्रसाल और शिवाजी के बारे में लिखा है उसको आप झूठी खुशामद नहीं कर सकते। तो भूषण यहाँ पर एक अपवाद के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो राज प्रशस्ति नहीं करते हैं, झूठी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि अपने शासक की, अपने राजा की सच्ची प्रशंसा करते हैं और बहुत काव्यात्मक ढंग से करते हैं। और वीर रस के बहुत सारे अच्छी रचनाएं उन्होंने की है। इसी तरह से इस काल की रचना है भक्ति और नीति काल। भक्ति काल की जो परंपरा चली आ रही थी वो इस काल में भी थोड़ी सी जारी रहती है। और बहुत सारे ऐसी कविताएं जो हैं आप बिहारी के यहाँ भी देखेंगे, दूसरे कवियों के यहाँ, सेनापति के यहाँ देखेंगे कि जिन्होंने मतलब राधा और कृष्ण के प्रेम का बहुत अच्छा वर्णन अपने मुक्तक काव्य के माध्यम से किया है। और राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसमें श्रृंगार के साथ भक्ति भावना भी विद्यमान है। नीति काव्य जो है इस युग की एक नई देन है। इस क्षेत्र में वृंद के नीति के जो दोहे हैं और गिरधर कवि की कुंडलियाँ तथा दीनदयाल गिरी की अनुक्तियाँ उल्लेख, एक नीति कवि के रूप में वृंद की काफ़ी चर्चा हुई और बहुत प्रसिद्ध हुए। बिहारी ने भी कई नीति के दोहे लिखे, जैसे कनक कनक ते सौगनी, मादकता बहुराय, ये खाए बहुराय, जग वो पाए बहुराय। उसी तरह से वृंद के भी कई बहुत प्रसिद्ध हुए, जैसे भले बुरे सब एक सम, जो जबलों बोलत नाही, जानी परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही। कि जब तक बोलते नहीं हैं तब तक सब लोग एक जैसा लगते हैं, कि आप जैसे ही बोलता है तो पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है ना। उसी तरह से जो अगली विशेषता है वह है प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में प्रकृति चित्रण
उद्दीपन रूप में ही हुआ। स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण बहुत कम हुआ। अब ये आलंबन और उद्दीपन क्या है? आप देखेंगे कि जिन कारणों से स्थायी भाव का उत्पन्न होता है उसको हम विभाव कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। और उस विभाव के दो भाग हैं, एक है आलंबन और एक है उद्दीपन। आलंबन वो है जो मुख्य भाव या वस्तु है, जिस मुख्य भाव या मुख्य वस्तु की वजह से विभाव पैदा होता है या जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न होता है सामाजिक के हृदय में या सहृदय के मन में। और उद्दीपन वो है जो स्थायी भाव को जागृत रखने में जो सहायक कारक है, जैसे प्रकृति है वो उद्दीपन है कि और उसी तरह से बाहरी जो चेष्टाएं हैं उस तरह से वो भी उद्दीपन का काम करती है कि कोई गुस्सा कर रहा है और आप उसके सामने मुंह बना रहे हैं, अपनी चेष्टाएं भंगिमा दिखा रहे हैं, मतलब उस भाव को जागृत करता है कि मतलब कोई गुस्सा करता है तो पूरा अपने आप को मतलब दिखाने लगता है नाटक में, जैसे कोई रौद्र रूप का वर्णन करता है तो अपने बाह्य चेष्टाओं की वजह से माध्यम से दिखाता है। और तो जिसमें स्थायी भाव पैदा होता है और जिस वजह से होता है वो आलंबन है। तो ये रीतिकाल की प्रकृति चित्रण में उद्दीपन रूप में प्रकृति का खूब चित्रण हुआ कि प्रकृति जो है वो जैसे कि अगर नायिका विरह में है तो उसके साथ साथ उसके आसपास का पूरा विरह में ऐसे जल रही है कि उसके आसपास की जितनी प्रकृति है वो सब जल गया है। तो इस तरह से उद्दीपन के रूप में है कि मतलब वो और उसके तेज को, उसके विरह के भाव को बढ़ाने में काम करता है। और ये स्वाभाविक ही था क्योंकि ये दरबारी कवि थे और दरबारों के केंद्र में जो थी वो नारी उनके केंद्र में थी और लगातार वो प्रकृति चित्रण से ज़्यादा वो नारी पर ही ध्यान देते थे। उसके माध्यम से ही मतलब स्त्री को भी विरह के केंद्र में रखना था। तो इस तरह से हमें प्रकृति चित्रण दिखाई पड़ता है। इनके काव्य में बिंबग्राही रूप नहीं मिलता। बिंबग्राही मतलब जैसे अभी हमने चर्चा की थी कहत नटत रिजत, इसमें बिंब बनता है कि दो लोग आँखों ही आँखों में पहले कहते हैं, फिर वो मना करती है या गुस्सा हो जाती है और फिर मान जाती है, मुस्कुराती है ना। तो ये एक बिंब है, इसको बिंब ग्रहण की शक्ति कहते हैं, जिसको रामचंद्र शुक्ल भी कविता में अच्छी कविता के लिए बिंब ग्रहण की क्षमता को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में या जो सेनापति हैं जिनका 12 मासा बहुत प्रसिद्ध है, तो सेनापति एक उपलब्धि कहे जाते हैं इस दृष्टि से रीतिकाल के। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ऋतु वर्णन तो इनका ऐसा है कि किसी और का कवि ने किया ही नहीं है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण मिलता है। तो जिस चीज़ का अभी हम ये कह रहे थे कि प्रकृति जो है सिर्फ उद्दीपन रूप में है, यहाँ पर प्रकृति का एकदम सूक्ष्म निरीक्षण करके उसका उपयोग जो है सेनापति ने अपनी कविताओं में किया है। अलंकारिकता यानी अलंकार का प्रयोग, ये हमने देखा है कि ये भी बात हुआ अलंकृत युग नामकरण के संदर्भ में आया। तो रीति काव्य की एक अन्य जो प्रधान प्रवृत्ति है वो है अलंकारिकता है। इसका कारण था कि राज दरबारों का विलासी वातावरण था और वहाँ पर आपको कोई भी बात जो है बिल्कुल चमत्कारिक ढंग से, अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से, जैसे कि राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार, मतलब चेतक की बहादुरी और राजा के घोड़े की तारीफ करनी है तो उसको बढ़ा कर करना है। और ये हमने पहले क्लास में जिक्र किया है कि केशवदास ने कहा भी कि भूषण बिनु न विराजी कविता बनिता मित, यानी भूषण के बिना, आभूषण के बिना जो है वो कोई स्त्री हो या कविता हो वो अच्छी नहीं दिखती है। तो यहाँ पर अलंकार जो है वो साधन न रहकर साध्य हो गया, मतलब वो साधन नहीं बना जिससे वो कविता को महत्वपूर्ण बना सके या प्रभावोत्पादक बना सके, बल्कि अलंकार किस तरह से चित्रण करना है ये साध्य हो गया कि कविता इसलिए लिखी गई कि अलंकार को लाया जा सके। अलंकार का प्रयोग कविता को बेहतर बनाने में नहीं उपयोग किया गया। तो इस तरह से जो है और इसी वजह से इतने अलंकारों के प्रयोग की वजह से रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कह दिया, क्योंकि वो भूषण यानी अलंकार को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे कविता के लिए और इतना अलंकारों का प्रयोग किया कि कविता जटिल बन गई, इतना चमत्कार उसमें भर गया कि कविता समझ में नहीं आती थी। इसके बाद जो है ब्रज भाषा का उत्कर्ष, यह काल ब्रज भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। भाषा में जो वर्ण मैत्री, अनुपरासिकता, मतलब जो भी एक ध्वन्यात्मकता, शब्द संगीत, इन सब का पूरा निर्वाह जो है यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ब्रज भाषा की जो मधुरता है उसका बहुत अच्छा जो उपयोग है, जो या सर्वश्रेष्ठ उपयोग जो है वो इसी काल में दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे कि इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जो हैं घनानंद को इस युग का श्रेष्ठ मतलब ब्रज भाषा का कवि कहते हैं। और भी ऐसे कवियों के बारे में बिहारी के काव्य भाषा की तारीफ़ करते हैं, सेनापति के काव्य भाषा की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने कहा कि सेनापति ने जिस तरह से ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया और संस्कृत तत्सम शब्दावली से अलग एक रूप विकसित किया, वो बहुत ही अच्छा रूप था।
तो ये लेकिन घनानंद के बारे में जब वो लिखते हैं तो बिल्कुल हृदय खोल कर लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल, और लिखते हैं कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेम मार्ग का, उसी में लिखा है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो क्यों ब्रजभाषा अपने उत्कर्ष रूप में पहुंची घनानंद के यहाँ? क्योंकि वो प्रेम मार्ग का धीर पथिक है, यानी उसका जो वस्तु पक्ष है, यानी जो जिस बारे में लिखा है वो भी महान है, वो भी श्रेष्ठ है। इसी वजह से इनकी भाषा भी श्रेष्ठ बनी। और अंतिम, या और भी सारी विशेषताएं हैं इस क्लास में जो हम चर्चा करें, जो अंतिम जो विशेषता है वो काव्य रूप। हम जानते हैं कि रीतिकाल में मुक्तक काव्य रूप को प्रधानता मिली। यहाँ पर प्रबंध काव्य का रचना हुई, पर न्यून, मतलब कम। आश्रयदाताओं के त्वरित मनोरंजन और शाबाशी पाने के लिए मुक्तक ज़्यादा उपयुक्त महसूस करते थे कवि। तो इसलिए देखेंगे कि मुक्तक की रचना की ज़्यादातर कवित्व और सवैया छंद में रचनाएं की। बिहारी ने दोहों में, अपने रचनाओं में गागर में सागर भरा, कि कहा गया कि छोटे छोटे जो दोहरे बिहारी के जो दोहे थे वो छोटन में देखने लगे घाव करे गंभीर, वो ऐसे होते थे। तो बिहारी ने ये और ये किया, और ये कोशिश की कि दोहों में ही उन्होंने इतने सारे प्रसंग समेट कर रख दिए जो कि संभव नहीं था। मतलब इससे पहले इस तरह की प्रतिभा बहुत कम थी। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक के बारे में लिखा है कि प्रबंध अगर विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य का एक चुना हुआ गुलदस्ता है। और उन्होंने उसकी तुलना प्रसिद्ध संस्कृत के जो मुक्तक कवि थे अमरूक, उनकी रचना अमरूक शतक, जिसमें कहा जाता था कि एक दोहे से 100 अर्थ निकलता था, उन्होंने कहा यही काम बिहारी ने ब्रजभाषा में किया। मुक्तक कविता में लिखा रामचंद्र शुक्ल ने कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें संदेह नहीं। और प्रबंध काव्य कम लिखे गए, पर गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र, पद्माकर ने हिम्मत बहादुर बिरदावली और लाल कवि ने छत्र प्रकाश जैसी रचनाएं की। तो प्रबंध काव्य लिखे गए, पर मुक्तक को और ब्रजभाषा में मुक्तक काव्य को अपने श्रेष्ठ रूप में, मतलब बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचाया। और जो प्रबंध लिखने की जो परंपरा थी उससे कटकर मुक्तक लिखने की परंपरा आई। और बाद में हिंदी कविता में जो गीत का और या फिर वो जो कविताएं लिखी गई, जो छंद मुक्त कविताएं लिखी गई, जिसका उसके विकास में योगदान है, तो ठीक है कि इसमें कला पक्ष पर बहुत ज़्यादा ध्यान था, भाव पक्ष उस तरह से महत्वपूर्ण नहीं रहा। पर ये सारी विशेषताएं थी रीतिकाल के कविताओं की। धन्यवाद।